हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न विषयों की तैयारी करवाई जा रही है और सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट लगभग शुरू हो चुके हैं। आप उन्हें देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो अपना प्यार एवं सहयोग हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, आज हम देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि पर्यावरण का है। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। जी हाँ, सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वनिर्मित पर्यावरण, पारिस्थितिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण या फिर अजैविक पर्यावरण किसे कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। आपको पहले ये समझना होगा, मानव ने नई प्रौद्योगिकी का विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया। निजी पर्यावरण क्या है, इसको समझिए। स्वनिर्मित यानी अपने आप को स्थायित्व देने के लिए उसने भवनों, गांवों, कस्बों, नगरों आदि का निर्माण किया। सामाजिक संस्थाओं जैसे कि विद्यालय, विकास भवन, विभिन्न प्रकार के पूजा स्थल, यातायात के लिए सड़कें, पुल, रेल आदि बनाई, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। ये सभी चीज़ें जो उसने की, आविष्कृत की, वो सभी आप किया जाते हैं स्वनिर्मित पर्यावरण में। ठीक है, और स्वनिर्मित पर्यावरण को ही कहा जाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रौद्योगिकी ने भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को किसमें परिवर्तित कर दिया। यानी जब मनुष्य ने उद्योग करना आरंभ किया, सबसे पहले तो जो मनुष्य था वो सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही प्रकृति का उपयोग करता था। ध्यान दीजिएगा, उपयोग करता था, ना कि दुरुपयोग। उपयोग करता था, किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं करता था, प्रकृति की कोई हानि नहीं पहुंचाता था। तो भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को किसने परिवर्तित कर दिया, आप बताइए। जब मनुष्य ने प्रकृति का दोहन प्रारंभ कर दिया, तब उसका परिवर्तन जो है वो किस मानव में हुआ। सही जवाब हो जाता है आपका आर्थिक मानव। मनुष्य भौतिक और सामाजिक न रहकर पूरी तरह से आर्थिक हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। टेम्स को, टेनेसी को, नील नदी को या फिर अमेजन को। इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है टेनेसी। टेनेसी नदी को दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है। यानी किसकी नकल पर भारत की दामोदर नदी परियोजना का निर्माण हुआ है। टेम्स नदी की, अमेजन नदी की, मिसिसिपी की या फिर टेनेसी की। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका टेनेसी नदी। टेनेसी नदी पर जिस प्रकार की परियोजना का निर्माण किया गया है, उसी प्रकार से हमारे भारत में दामोदर नदी पर परियोजना का निर्माण हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है। गंगा नदी है, गोदावरी है, गोमती नदी है या फिर ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक हो जाता है कि नदियों यानी जल मार्ग के द्वारा ही माल जो हमारे देश में आते हैं, यानी जो आयातित किए जाते हैं और जो यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। अगर हम किसी देश से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं आयात, और यदि अपने देश से दूसरे देश को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात। यानी आयात और निर्यात जिस नदी के जल मार्ग द्वारा होता है वह उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कही जाती है। तो वह नदी कौन सी है आपको बताना है। वह नदी है आपकी गंगा नदी, जिसे हम गंगा मैया कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व की, ये विश्व है दोस्तों, मिस्र नहीं है, विश्व है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं। दो नदी हैं जो विश्व का सर्वाधिक अवसाद परिवहन करती हैं। टेनिस एवं टेम्स हैं, येलो एवं गंगा है, मिसिसिपी एवं दामोदर है, नील एवं अमेजन है। कौन सी हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है येलो और गंगा नदी। येलो नदी जो कि चीन में बहती है और गंगा नदी आपके भारतवर्ष में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से मिस्र किस नदी की देन माना जाता है? टेम्स नदी, अमेजन नदी, नील नदी या फिर टेंसी नदी? इसका सही जवाब है नील नदी। नील नदी की देन माना जाता है मिस्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत किसके साथ हुई? आपको इसका जवाब देना है। पशुपालन के साथ हुई, कृषक के साथ हुई, औद्योगिकरण के साथ हुई या फिर उपरोक्त सभी के साथ हुई? दोस्तों, मनुष्य जब तक पशुपालन करता था, उसे प्रकृति से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, उसके मन में कोई लालच नहीं था। वह प्रकृति का उतना ही इस्तेमाल करता था जितना उसके लिए आवश्यक था। लेकिन खतरनाक कब हुआ? जब वह औद्योगिक हो गया। औद्योगिक मानव के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने प्रकृति की पूरी व्यवस्था को ही तहस नहस करने का पूरी तरह से प्रयास किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कब से माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप बताइए। 1860 से माना जाता है, 1850 से, 1865 या कि 1868? कब से माना जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है 1860। 1860 से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभावों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको जवाब देना है इसका। 7 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर 2 वर्गों में? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है 2 वर्गों में। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो हुआ जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, जैसे कि भूमि उपयोग में परिवर्तन हो जाता है, निर्माण तथा उत्खनन कार्य होते हैं, और मौसम रूपांतर कार्यक्रम जो कि आप देखते हैं कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं कहीं हो ही नहीं रही है। तो वो सब क्या होता है? पर्यावरण के साथ इतनी ज़्यादा जो छेड़छाड़ हुई है उसी का परिवर्तन है, जो कि हमें दिखाई पड़ता है। उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष परिवर्तन। और अप्रत्यक्ष परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए, खासकर औद्योगिक विकास के विस्तारण के लिए मनुष्य द्वारा किए गए प्रयासों एवं कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जिसका प्रभाव हमें प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई पड़ता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि आपने खेतों में अपने कीटनाशक या रासायनिकों का उपयोग किया अपनी फसल को अच्छी बनाने के लिए, और वह विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। जैसे आपको देखा जाएगा MC सक्सेना जी थे। कौन थे? MC सक्सेना, आपके MC सक्सेना। तो उन्होंने क्या कहा, उनकी एक परिभाषा है जो देख लेना ज़्यादा समीचीन होगा। उनके अनुसार यानी वो क्या मानते हैं, प्रतिवर्ष मनुष्य द्वारा 2000 रसायनों का पर्यावरण में विमोचन किया जाता है। अब आप सोचिए, और ये जहरीले तत्व महिलाओं की गर्भ नली से होते हुए उनके गर्भाशय में पनपते हुए भ्रूण तक पहुंच जाते हैं, जिस कारण महिलाओं में गर्भपात तथा समय से पहले प्रसव हो जाता है। तो ये सब जो प्रभाव हैं, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रभाव हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से पड़ते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको आता होगा। कोसी को, बेतवा को, सांगपा को या फिर दामोदर को? किसे कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है आपकी दामोदर नदी को। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नदी की जल धाराओं, ये जनरल नहीं है, जल है ना, नहीं होना चाहिए बीच में। नदी की जल धाराओं को किसी खास उद्देश्य के लिए मोड़ देना क्या कहलाता है? निर्गमन कहलाता है, विपथ गमन कहलाता है, गमन कहलाता है या फिर विचलन कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा विपथ गमन। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिकेन द्वारा कारित क्षति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापन द्वारा, डाप्टन मापक द्वारा, सोरेनसन मापक द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब आपके सामने है, हो जाता है ये साफिर सिम्पसन मापन के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोवाकिन घाटी कहाँ स्थित है? आपको बताना है जोवाकिन घाटी कहाँ स्थित है। ये आपके इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, जापान में है या कि रूस में है? इसका सही जवाब है यह अमेरिका में है। जोवाकिन घाटी अमेरिका में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पहला ऑप्शन हुआ गोमती, दूसरा कोसी, तीसरा घाघरा और चौथा दामोदर। जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब है आपके लिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल के अधिकाधिक विदोहन के कारण सतह के नीचे क्या बनता है? बताइए आप। लघु कोटर बनता है, बृहदाकार कोटर बनता है, निम्न कोटर बनता है या फिर इनमें से कोई नहीं बनता? इसका सही जवाब हो जाता है बृहदाकार कोटर। ठीक है, बृहदाकार कोटर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपको आता ही होगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1984, 1 दिसंबर 1984 या कि 9 दिसंबर 1984। दोस्तों 1984 तो सबको याद होता है, लेकिन तारीख क्या थी यह याद नहीं होता है। परीक्षा में यहीं से आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है 3 दिसंबर 1984, यानी पहला ऑप्शन जो है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 22 अप्रैल 1985 को हुई थी, 25 अप्रैल 1985 को हुई थी, 27 अप्रैल 1985 को हुई थी या फिर 26 अप्रैल 1984 को हुई थी? आपको इसका सही जवाब देना है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है 26 अप्रैल 1986। ये 86 है, 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है दोस्तों, 26 अप्रैल 1986। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना कब हुई थी? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना कब हुई थी? 1979 में हुई थी, 1978 में हुई थी, 1975 में हुई थी या फिर 1977 में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाता है 1979। 1979 में आपकी दुर्घटना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी विकिरण फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को भी तेज कर देता है, जिसके कारण क्या बनता है? आप बताइए। गहरा कुहरा बनता है, गहरा प्रकाश बनता है, घना कोहरा बनता है या जहरीला कोहरा बनता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है आपका जहरीला कोहरा बनता है। ठीक है दोस्तों, जहरीला कोहरा बनता है। इसका सही आंसर ये हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप बताइए। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मनुष्य तथा पर्यावरण के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध की शुरुआत किसके साथ हुई? जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी इसे आपको बताना है। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।